अच्छा सर, हमें ये बताइए कि सर जो कुकिंग ऑयल है जो हम फूड में यूज़ करते हैं सर, उसमें सबसे बेस्ट कुकिंग ऑयल कौन सा होता है? और आजकल में मतलब ये जो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं कुकिंग ऑयल, और मतलब ये कोलेस्ट्रॉल फ्री और भला भला, सर आपकी रिसर्च क्या कहती है कौन से कुकिंग ऑयल यूज़ किए जाएं, कौन से नहीं किए जाएं, कैसे यूज़ किए जाएं? देखिए, ऑयल दो टाइप्स के होते हैं जो हम अपने कॉमन फूड यूजेस में लेकर आते हैं। एक होता है जस्ट एक मरतबा डाला और चीज पक गई और हमने खा लिया, इसको हम कहते हैं कुकिंग ऑयल। एक होता है फ्राइंग ऑयल। फ्राइंग ऑयल में ये होता है कि हम उसमें डीप फ्राइंग या शैलो फ्राइंग कर रहे हो, और नॉर्मली उसमें होता है एक मरतबा प्रोडक्ट डाला, निकाला, फिर दूसरी बार डाला, 4 6 8 बार जो है वो फ्राइंग ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। कुकिंग ऑयल के तौर पे बेस्ट वो है जो मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेन करते हो। पूफा मूफा जो है वो इनके अंदर मौजूद हो, वो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और अवॉइड करना चाहिए सैचुरेटेड फैट से अगर हम नॉर्मल कुकिंग की बात करें, क्योंकि सैचुरेटेड फैट जो है वो नुकसान ये पैदा करता है कि ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल्स को, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल्स कहलाते हैं, हमारी बॉडी में इजाफा करते हैं। और इसका नुकसान ये होता है कि मुख्तलिफ किस्म की दिल की बीमारियां, ओबेसिटी, मोटापा जिसको हम कहते हैं, या इसी तरह से ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो इसके साथ को रिलेट करती हैं। अब अगर हम आ जाए फ्राइंग ऑयल के ऊपर, तो फ्राइंग में मसला क्या है कि जब हम गर्म करते हैं तो जितने भी मूफा है, यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड या पूफा है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं, ये हीट करने के ऊपर, प्रॉपर हीट यानी बार बार गर्म करने के ऊपर ये टूटते हैं। और उसके टूटने से मुख्तलिफ किस्म के ऐसे कंपोनेंट्स बनते हैं जिसकी वजह से तेल का फ्लैशिंग पॉइंट या स्मोक पॉइंट जो है वो जल्दी आना शुरू हो जाता है, वो सेहत के लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। तो उस सूरत में फ्राइंग आइटम्स के लिए ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो सैचुरेटेड हो और स्टेबल हो और नुकसानदेह ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें अपनी सेहत को अच्छा रखना है तो हमें फ्राइंग आइटम से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फ्राइंग आइटम चाहे बाहर के हों या घर के हों, दोनों सूरत में फ्राइंग ऑयल में या फ्राइंग बने हुए जितने प्रोडक्ट हैं, जिसमें समोसे भी हो सकते हैं, जिसमें पकोड़े भी हो सकते हैं, कोई और चीज भी हो सकती है, उससे अगर आप कम उसका इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ अगर हम आ जाए नॉर्मल कुकिंग ऑयल के ऊपर, तो जितने मैंने बताया कि मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और साथ में सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेनिंग उसका एक रेशियो होता है। जैसे ओलिव ऑयल जो है, दिस इज बेस्ट फॉर द हेल्थ। इसी तरह से अगर हम सेसमी ऑयल के बारे में कहें, दिस इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। इसी तरह से पीनट ऑयल है, ये एक्सपेंसिव बहुत होता है। पीनट ऑयल के मुताबिक कहा जाता है कि अगर आप ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ दाने पीनट्स के इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है पीनट के ऑयल में, वॉलनट के ऑयल में, इसी तरह से जो आलमंड ऑयल है इसके अंदर, ये हमारी बॉडी में अगर एलडीएल लेवल बढ़ता भी है उसको रोकते हैं। अगर हमारी ये जो नालियां हैं, खून की नालियां हैं, इनमें कहीं कोलेस्ट्रॉल जमा भी हो जाए, कहीं ब्लॉकेज भी होती है, जाके उसको वहां से रिमूव करते हैं, रबर का काम करते हैं कि अगर कहीं निशान लगाओ पेंसिल का तो उसको मिटाने का काम करते हैं। तो इस मिटाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि हम इस किस्म के तेल का इस्तेमाल करें जो क्या काम करे, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने से रोके, खासकर एलडीएल लेवल को जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह उसको बढ़ने से रोके। अच्छा, इसके अलावा राइस ब्रान ऑयल, इसमें एक कंपोनेंट होता है गैमा ओराइजिनोल। दिस इज एक्सीलेंट क्वालिटी, एक्सीलेंट प्रोडक्ट, जिसको हम कहेंगे ऐसा मिरेकल है जिसको हम कह सकते हैं कैंसर को होने से रोकता है और हुए हुए कैंसर को भी खत्म करता है। पाकिस्तान में भी जो है 2-3 ब्रांड जैसे इफ्को ने अभी एक लॉन्च किया है, तो उसके अंदर उन्होंने राइस ब्रान ऑयल को जो है वो डाला है। और उसका फायदा ये है कि जो गैमा ओराइजिनोल होता है राइस ब्रान के अंदर, वो कैंसर होने से रोकता है, एंटीऑक्सीडेंट बड़ा जबरदस्त है, कई गुना ज्यादा उसकी एंटीऑक्सीडेंट पावर नॉर्मल के मुकाबले में होती है। फिर राइस ब्रान ऑयल की अपनी एक बहुत अच्छी एफिकेसी। नॉर्मली राइस ब्रान ऑयल का अगर हम देखें तो इस्तेमाल कहाँ पर है, ये जो चावल के ऊपर से हम छिलका उतार देते हैं, हमारे यहाँ तो सफेद चावल खाने की आदत है, हम हर वो चीज जिसपे फाइबर जिससे हमारी बॉडी को मिल सकता है हम उसको रिमूव कर देते हैं। और उसका नुकसान ये होता है कि वो सफेद आइटम जो है वो हमारी बॉडी में बाउल मूवमेंट को स्लो करता है, हमारे अंदर फ्लचुलेंस लेकर आता है, मेदे में तकलीफ, पेट में तकलीफ, आंखों में तकलीफ। इस तकलीफ को दूर करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, जो निकाली हुई भूसी है फिर दोबारा उसी को खाते हैं। इस फॉर्मूल की सूरत में, कभी मुख्तलिफ किस्म के जो है वो फाइबर से बने हुए बिस्किट की सूरत में। अगर हम चीजों की इतनी सफाई ना करें, आटे को ही हम होल ग्रेन के फॉर्म के अंदर जो इस्तेमाल करें,
बजाय इसके कि हम सिंपल ग्रेन इस्तेमाल करने के मल्टी ग्रेन का कॉन्सेप्ट लेकर आए कि 3-4 मुख्तलिफ चीजों का पिसा हुआ आटा मिला के इस्तेमाल करें, तो वो बीमारियां ना हो जो हमें कॉमनली नजर आ रही होती हैं। तो उससे बचने के लिए अगर हम देखें तो राइस ब्रान ऑयल जिस भूसी में से निकाला जा रहा होता है, चावल की छिलके की भूसी में से, हम उसको किसको खिलाते हैं? जानवरों को। वो जानवर खा के तो अपनी बीमारियों से बच जाता है, लेकिन उस बीमारी से हम भी बच सकते हैं अगर हम उन चीजों का इस्तेमाल करें। तो इस किस्म की जो चीजें हैं, अगर हम वेस्ट यूटिलाइजेशन की तरफ जाए, बेस्ट है। और उसमें से निकाले जाने वाला जो तेल है, अगर हम उसको खाने के तौर पे इस्तेमाल करें, वो भी बहुत बेस्ट है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल हम डेली लाइफ के अंदर अगर लेकर आए तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। और सिंगल ऑयल के इस्तेमाल से इज्तनाब करें, चेंज करते रहा करें। सनफ्लावर ऑयल है, सैफलॉवर ऑयल है, इसी तरह से और दूसरे किस्म के जो ऑयल हैं जो कुकिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ चीजों को एक साथ, अगर एक सेट पे रहेंगे तो मेटाबॉलिकली जो है ना वो एक तरह से कहते बुरी हो जाती है। हमें उसको एक वैरायटी में अगर रखना हो तो बड़ा अच्छा रहता है। मुख्तलिफ किस्म के मोनो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, मुख्तलिफ किस्म के सोर्सेज से प्रोटीन, मुख्तलिफ किस्म के कार्बोहाइड्रेट, उससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। तो सर इसको मिक्सिंग भी किया जा सकता है? बिल्कुल, ब्लेंड बना के इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि जितने कुकिंग ऑयल है उनमें तो होते ही ब्लेंड है ना। नहीं तो सर, हम अपने तौर पे भी इसको मिक्स कर सकते हैं? बिल्कुल मिक्स कर सकते हैं, प्योर ऑयल को भी मिक्स कर सकते हैं। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि हम नॉर्मली मुख्तलिफ किस्म के फैट खा रहे होते हैं। उसमें ओलिव ऑयल किसी में हम यूज कर रहे होते हैं, किसी में हम सनफ्लावर यूज करते हैं। नहीं, इसको सर अगर ऑलिव ऑयल के साथ कोकोनट ऑयल या कोई सनफ्लावर ऑयल, मतलब इनकी मिक्सिंग करके भी कुकिंग की जा सकती है? बना सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हमें फिर वो पर्टिकुलर टेस्ट का पता हो कि इससे क्या होगा। कोई एक शेफ जो है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बेसिकली डिजाइन कर रहा होता है, बहुत क्रिस्पी प्रोडक्ट विदाउट ट्रांस फैट अगर वो कर रहा होता है, उसकी बुनियादी वजह होती है उसको कैरेक्टराइजेशन के बारे में नॉलेज होती है। तो अगर कोई घर में इस तरह की चीज ट्राई करेगा, उसको बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कौन सा ऑयल को किसके साथ मिलाएंगे तो उसका क्या टेस्ट, फ्लेवर और अरोमा डेवलप होगा। सर जैसे मैं ऑलिव ऑयल के साथ जो है कोकोनट ऑयल को जो है ना मिक्स करता हूँ, तो अगर मैं डायरेक्ट कोकोनट ऑयल को जब मैं कुछ होता है तो ज्यादातर जो मेरे कस्टमर्स हैं या जो मेरे खाने डिश को खाने वाले हैं, वो कोकोनट ऑयल को जरा सा हमारा जो टेस्ट बर्ड्स जरा इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, तो वो मिक्सिंग को एक्सेप्ट कर लेता है। बिल्कुल अलाउड है और बहुत अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है कि वैरायटी और मिक्स प्रोडक्ट को यूज करें। हाँ, अलबत्ता एक चीज मैं आपसे कहूंगा जिससे इज्तनाब करना जरूरी है, वो है सैचुरेटेड फैट के अंदर बनस्पति कन्वर्जन। जब हम तेल को यानी कि कुकिंग ऑयल को प्लांट से निकाले हुए तेल को घी में कन्वर्ट करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई हो जाता है, प्रोडक्ट क्रिस्पी ज्यादा बनती है। मसलन अगर आप पूरी को तेल में तलें और पूरी को आप बनस्पति घी में तलें दानेदार, तो दोनों के क्रिस्पनेस में, उसके टेस्ट में, टेक्सचर प्रोफाइलिंग में फर्क आता है। जमीन आसमान का फर्क होता है। तो लोग आमतौर पे बाजार की पूरी इसीलिए पसंद करते हैं कि उसमें एक क्रैकेनेस होती है। घर पे वही चीज अगर आप तेल में तल लें, बिल्कुल नरम, बिल्कुल पराठे की तरह खींचने में, टूटने में, हर चीज के अंदर आपको वो कैरेक्टराइजेशन नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि उसमें एक खास बात ये है कि कन्वर्जन का जो तरीका है, तेल से घी बनाने का जो तरीका है, उसमें ये होता है कि जहां जहां अनसैचुरेशन होती है वहां हाइड्रोजन ऐड करते हैं, और हाइड्रोजन ऐड करने के नतीजे में ये होता है कि वो हाइड्रोजन बजाय सिस पे लगने के केमिकली ट्रांस पे जाके लगता है। अब दुनिया भर में ट्रांस फैटी एसिड के मुतालिक स्टडीज एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। इस बात के लिए सीधा सीधा वो क्लेम ये करती हैं कि ट्रांस फैटी एसिड हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह चीज है। ये दिल की बीमारियां कॉज करता है, हाइपरटेंशन कॉज करता है, ओबेसिटी कॉज करता है, कैंसर कॉजिंग है। और WHO ने 2023 का टाइम लिमिट दिया है तमाम पूरी दुनिया की कंट्रीज के लिए कि आप अपने यहाँ बनने वाले बनस्पति घी को ट्रांस फैट फ्री कर दें। ऐसा सिस्टम अप्लाई करें कि ट्रांस फैट ना हो। और मैं आपको एक मजे की चीज बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जो PSQC का स्टैंडर्ड है उसमें 10% ट्रांस फैट अलाउड है बाय लॉ। दुनिया जा रही है फ्री के ऊपर, हमारे यहाँ लिमिटेड 10%। दिस इज टू मच, पीछे और इसको जो है वो मुख्तलिफ रेगुलेशंस में अगर देखा जाए तो दुनिया भर में इसकी लिमिट 0.5% से ज्यादा अलाउ नहीं है। और ये भी लिमिट जो ऐड हुई है, मैं आपको बताऊं 2017 के अंदर ऐड हुई है। इससे पहले हमारी इसकी कोई रेगुलेशन ही नहीं थी ट्रांस फैट के हवाले से कि हम इसको मिनिमाइज करते। और उसकी बुनियादी वजह ये कि हमारे यहाँ वो टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा
जो खासकर अब नई टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें ट्रांस फैट फ्री आप घी तैयार कर सकते हैं। तो अगर इन टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाए तो हम भी इस ट्रांस फैट से बच सकते हैं जो इंतहाई खतरनाक है। और यही बुनियादी वजह है, आप पूरे कराची में चले जाएं, आप पूरे पाकिस्तान में घूम के देख लें, आपको दिल की बीमारियां, हाइपरटेंशन का मर्ज, आपको ये कैंसर की बीमारी एक वबा की सूरत फैलती नजर आ रही है। कराची के अंदर ही सिर्फ आपको 4 किस्म के हार्ट के हॉस्पिटल, प्योरली हार्ट के हॉस्पिटल जो दिल की बीमारियों के हवाले से मख्तस किए गए हैं, वहां पे सिर्फ दिल का इलाज होता है। उसकी बुनियादी वजह आपको तेल और घी और कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना और मोटापा बुनियादी रीजन आपको नहीं करना है। सर आपने बात की डिस्ट्रॉय की है ना ऑयल की जो है वो सर उसको सर टेक्निकली बताएं। दो चीज़ें हैं सर, दो सवाल हैं कि किस तरीके से जो है ये जो इसके डिस्ट्रॉय होते हैं हाइड्रोजन जो है, और दूसरा सर स्मोक लेवल का बताइएगा कि कौन से मतलब स्मोक कौन सा टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो है अगर ऑयल का जो अगर वो स्मोक पे चला जाता है तो वो हार्मफुल है और अलाउ है। देखिए तेल के अंदर जो है वो डिस्ट्रॉइंग प्रोसेस कब शुरू होता है, अगर हम अनसैचुरेटेड फैट की बात करें तो ड्यूरिंग कुकिंग जो है पकने के बाद उसके जहाँ पे अनसैचुरेशन होती है वहाँ पे सैचुरेशन आनी शुरू होती है और मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स ऐसे बनते हैं, इसको हम कहते हैं टोटल पॉलीमेरिक मटेरियल। टीपीएम जब बनते हैं तो पक पक के आपने देखा होगा कढ़ाई के अंदर एक मोटी सी लेयर बननी शुरू हो जाती है, पूरी पॉलीमर की लेयर होती है और वो लेयर बड़ी खतरनाक होती है, बिल्कुल चिपक जाती है, उतरती नहीं है, कढ़ाई के अंदर लगी होगी, साइडों में चिपक जाएगी, कहीं तेल गिरेगा, कहीं उसके फ्यूम्स लगे हुए होंगे तो सारी चिकट आ जाती है। ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। बिल्कुल इसी तरह से ये सूरत जल्दी पैदा होती है जब आप तेल को बहुत ज्यादा पकाते हैं और तो उसमें होता क्या है कि उसका स्मोक पॉइंट यानी कि उसका जो है वो धुआं निकलना शुरू हो जाता है। तेल में से धुआं निकलने का मतलब ये है कि तेल ने अपनी उम्र पूरी कर ली, अब इसमें मजीद आप इसके साथ मत खेलें, इसका स्मोक पॉइंट आ चुका है। स्मोक पॉइंट आने का मतलब ये होता है कि तेल के अंदर केमिकली वो कंपाउंड्स बनने शुरू हो गए हैं जो नॉर्मली सेहत के लिए नुकसान भी होते हैं, इनको हम कहते हैं एक्रोलीन। एक्रोलीन कंपोनेंट्स जब तेल क्रैक करता है, टूटता है, डिस्ट्रॉय होता है तो एक्रोलीन बनाता है और एक्रोलीन फाइनली एक्रिलामाइड बनाते हैं और एक्रिलामाइड एक नोन कार्सिनोजन है। इसके बारे में सब जानते हैं कि ये इंतहाई खतरनाक कैंसर पैदा करने वाला कंपाउंड है और हमारे यहाँ अभी तक एक्रोलीन और एक्रिलामाइड की लीगली कोई लिमिट डिसाइडेड नहीं है जिसको हम कह सकें कि किस लेवल के ऊपर प्रोडक्ट में अगर एक्रोलीन या एक्रिलामाइड आ रहा है तो ये अलाउड है, वरना आप उसको इस्तेमाल ना करें। दुनिया भर में डिसाइडेड लिमिट्स हैं, हमारे यहाँ इसके ऊपर किसी किस्म की कोई रेगुलेशन नहीं है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द एक्रोलीन एक्रिलामाइड इज अलाउड। सर एक छोटा सा सवाल कि वो जो हमारा ख़ास तौर पे घर में जो कुकिंग हो रही होती है, ख़वातीन जो होती हैं वो मतलब पॉट के ऊपर जो है तेल डाल के छोड़ देते हैं और फिर जब तक उसके अंदर से धुआं नहीं निकलना शुरू होता फिर उसके बाद वो प्याज और मसाले डालना शुरू होते हैं और ख़ास तौर पे भुनाइयाँ जो इस टाइप का होता है। तो सर ये मतलब तेल का मतलब उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती भी खाना जो बनाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादती। एक और चीज़ मैं बताऊँ, एक्रोलीन और एक्रिलामाइड की पहचान क्या है। अगर आपने बहुत भुनी हुई और बहुत ज्यादा तली हुई चीज आपने खाई है, खाने के बाद जैसे आपके मुंह में से वो अंदर चली गई, आपको उसके बाद ऐसा लगेगा मुंह में मास्किंग हो गई, गले में ऐसा लगेगा तीखापन आ रहा है, चुभ रहा है, जाके वो तेल जो है वो एक तो मुंह को अकड़ा रहा है और दूसरा ऐसा लग रहा है कि जाके वो जगह जगह जो है वो टेंशन क्रिएट कर रहा है, ऐसा लग रहा है मुंह कट रहा है। ये एक्रोलीन और एक्रिलामाइड की पहचान है कि ऐसा प्रोडक्ट जो है वो एक्रोलीन कंटेमिनेटेड है। अब उसका नुकसान ये कि वो फिजिकली आपको माउथ मास्किंग करता है। दूसरा जो आपने सवाल किया कि इतना तेल को गर्म करोगे जब तक धुआं आना शुरू ना हो जाए, जब तक कि आपने प्रोडक्ट फ्राई नहीं करना। इसका मतलब ये है कि आपने पहले तेल को खराब करना है, फिर उस खराब किए हुए तेल के अंदर आपने फ्राइंग करनी है, फिर उसके बाद आपने उसको खाना है, यानी कि आपने जहर करने के बाद चीज को अपने अंदर उड़ेलना है। तो ये चीज बड़ी नुकसानदेह है। हम आमतौर पे करते क्या है कि फ्राइंग के लिए घरों में इस चीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कुकिंग ऑयल और फ्राइंग ऑयल दो अलग अलग चीजें हैं। हम ओलिव ऑयल में फ्राइंग शुरू कर देते हैं। ओलिव ऑयल इज नॉट फॉर फ्राइंग, सनफ्लावर ऑयल इज नॉट फॉर फ्राइंग। फ्राइंग का ऑयल अलग होता है, उसके अंदर धुआं नहीं बनता है क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट हायर लेवल का होता है। कुकिंग ऑयल आमतौर पे लोअर जो है वो पॉइंट के ऊपर जो एडजस्ट होता है।